गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से। CCA ऑनलाइन एजुकेशन क्लास में हम पढ़ रहे थे, हमारा जो बायोलॉजी का पॉइंट था, दूसरा लेसन था वो पूरा हो गया। आज हम तीसरा लेसन पढ़ेंगे। तीसरे लेसन में हमारे नाम है परागण, निषेचन, भ्रूणपोष एवं भ्रूण का परिवर्धन। ये 4 पॉइंट पढ़ेंगे। इन चारों पॉइंटों को पढ़ने से पहले हमें पिछले अध्याय में जाना पड़ेगा कि पिछले अध्याय में हम क्या पढ़ रहे थे। आपको पता है कि हमने पिछले अध्याय में 2 संरचना बनाई थी। नर युग्मकोद्भिद की संरचना बनाई थी, वो तो था क्या, परागकण। और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना बनाकर हमने छोड़ा था, वो क्या था हमारे पास, भ्रूणपोष। इधर देखना, हमारे पास एक तो बना था क्या, परागकण। ये तो किस में बना था, मादा युग्मक, नर युग्मकोद्भिद था, उसमें किसका निर्माण हुआ था, परागकण का। और हमारे पास जो मादा युग्मकोद्भिद में बना था वो संरचना बनी थी हमारे पास क्या, भ्रूणपोष। मैंने एक बार पहले भी बताया था, आज भी मैं बता रहा हूं इस चीज को कि हमारे पास ये तीन शब्द आते हैं। परागकोश आता है, परागकण आता है, परागण आता है। तीनों अलग अलग हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया था। ऐसे हमारे पास क्या, भ्रूणकोश और एक आता है हमारे पास भ्रूणपोष। ये दोनों भी अलग अलग आते हैं, ठीक है ना। मादा युग्मकोद्भिद में जो निर्माण होता है या युग्मक बनता है वो क्या होता है, भ्रूणकोश होता है, ठीक है। जो हमने पिछले जो हमारा जो चैप्टर चला था, कक्षा चली थी, उसमें हमने इसकी संरचना बनाई थी। तो इस संरचना का नाम क्या है हमारे पास, भ्रूणकोश। ये नर, ये क्या है, मादा, ठीक है। अब जब ये दोनों बन गए तो आपको ये पता है, मैं यहां पर एक बार इसका डायग्राम बना देता हूं, किसका, भ्रूणकोश का, ठीक है। भ्रूणकोश में ये सहाय कोशिका है, ये अंड कोशिका बन गई, और ये क्या हो गई, ये हमारे पास इधर क्या हो गई, प्रतिमुखी कोशिका हो गई, और ये हमारे पास क्या हो गया, द्वितीय कोशिका हो गई। ऐसी संरचना बनी थी। ऐसी संरचना में अब ये हमारे पास जो डायग्राम है किसका है, भ्रूणकोश का है। किसका है, भ्रूणकोश का। यहां पर इसमें क्या है, अंड कोशिका है। क्या है, अंड कोशिका, ठीक है। अब मादा युग्मकोद्भिद है हमारे पास, उसमें परागकोश बन गया ये भ्रूणकोश। इस भ्रूणकोश में क्या है, ये अंड कोशिका ये कैसी होती है, एन है, यानी अगुणित है, कहने का मतलब। अब इससे जब निषेचन की क्रिया होगी तब हमारे पास क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा, भ्रूण। तो अब हमें क्या करना है, इस परागकण को कहाँ लाना है, इस भ्रूणकोश तक लाना है। क्या करना है, भ्रूणकोश तक लाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर डायग्राम बना के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ सीधी सी बात लिखेंगे, ये मैं यहाँ पुष्प बना रहा हूँ हमारे पास। क्या बना रहा हूँ, पुष्प। ध्यान से समझने की बात है, यहाँ पर यहाँ मैं पुष्प लेके भी आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपके। ये हमारे पास ये बना दिया हमने क्या, परागकोश। इधर ये दूसरा ये पुष्प है हमारे पास, इसमें केसर है, और ये हमने क्या बना दिया यहाँ पर, मैं थोड़ी इसकी अच्छी संरचना बना दूं। ये परागकोश, क्या है ये, परागकोश। परागकोश में क्या होते हैं, परागकण पता है तुम्हें। ये हमारे पास क्या है, ये वृत्ति का है। क्या है, वृत्ति काग्र। ये हमारे पास क्या है, वृत्ति का है। इस चैप्टर को हम यहाँ एक बार छोड़ देते हैं। अब इस परागकोश में हमारे पास क्या है, आपको पता है, परागकण है। ये परागकोश है हमारे पास, तो इसका मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, परागकोश का स्फुटन हो जाएगा, यानी फूट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परागकण बाहर निकल जाएंगे। क्या हो जाएगा, परागकण। ये परागकण है, ठीक है। दिख रहा है तुम्हें डायग्राम, ध्यान से समझने की बात है, ये बहुत ही एक विशेष जटिल पॉइंट है। दूसरा हमारे पास एक पादप है। क्या है, पादप। ये मैं यहाँ पादप बना रहा हूँ, यहाँ पर एक बार आप किसी का पादप मान लेना, कोई शाखा मान लेना किसी की, ठीक है। ये यहाँ पर पत्ती है,
ये यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, पुष्प बना दिया हमने। क्या बना दिया, ये पुष्प बन गया। ये इधर क्या है हमारे पास, ये पुष्प बन गया। ये इसकी वर्तिकाग्र है, ये इधर क्या है, पराकण है। ये पादप एक ही, ध्यान रखना। ये इधर हमने ये बना दिया दूसरा पुष्प, इधर ये लो पुष्प बना दिया, ये पुष्प है। क्या है हमारे पास, ये पुष्प है, ठीक है। ये भी पुष्प है, ये हमारे पास पादप है, और ये क्या है, पादप में पुष्प लगे हुए। अब यहां पर मैं परागण की परिभाषा बता रहा हूं तुम्हें कि परागण क्या होता है। ध्यान देने की बात है, हमारे पास ये फूल है, हमारे पास क्या है, पुष्प। इस पुष्प में ये क्या है, नर है क्या मादा पुष्प है, मान लेना। तो यहां पर हमारे पास क्या है, परागकोश है। क्या है, परागकोश। परागकोश में क्या है हमारे पास, परागकण। क्या है हमारे पास, परागकण, ठीक है। इधर हमारे पास ये क्या है, पुष्प की वृत्ति काग्र, दिख रहा है। ध्यान से देने की बात है, समझने की बात है। यहाँ पर अभी ये परिभाषा बता रहा हूं कि परागण क्या होता है, ध्यान से देने की बात है। हमारे पास एक पादप है ये, और एक हमारे पास ये क्या है, पादप का पुष्प है, किसी का भी हो। आपको ये पता है कि पादप कैसा है, उभयलिंगी है। कैसा है, उभयलिंगी। ये पुष्प भी कैसा है, उभयलिंगी है। आपको पता है कि जिस पुष्प में क्या होते हैं, नर एवं मादा जन्नांग दोनों ही पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, उभयलिंगी कहलाता है। क्या कहलाता है, उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। इसमें देखो ये तो परागकण आ गए, परागकोश, ये तो क्या हो गया, नर जन्नांग, और ये इधर क्या है हमारे पास, वर्तिकाग्र, वर्तिका अंडाशय, क्या हो गए, मादा जन्नांग। जिस पुष्प में दोनों होते हैं वो क्या कहलाता है, उभयलिंगी पुष्प। क्या कहलाता है, उभयलिंगी पुष्प। और जिस पुष्प में क्या होते हैं, केवल एक ही जन्नांग पाया जाता है, चाहे नर हो चाहे मादा हो, क्या कहलाता है, एक लिंगी पुष्प। अब हमारे पास ये पादप है। क्या है, पादप है। इस पादप में क्या है हमारे पास, यानी यहाँ पर इसमें नर जन्नांग भी है और मादा जन्नांग भी है। क्या है हमारे पास, नर जन्नांग भी है और मादा जन्नांग भी है। ये वृत्ति का ये हमारे पास पराग कोश हो गए, ठीक है। इधर हमारे पास इसमें भी हमने क्या बना दिए, ये पराग कोश बन गए। ये इधर से क्या बन गया, पराग कोश। और ये बीच में हमारे पास यहाँ पर क्या बना दी मैंने, वृत्ति का, ये बन गया। ये पुष्प है दो, ठीक है। अब ये एक ही पादप पर है, यानी एक ही पादप पर जब क्या होते हैं, नर पुष्प भी होता है, मादा भी होता है, या दोनों ही प्रकार के जन्नांग होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, उभयलिंगी पादप कहलाता है। क्या कहलाता है, उभयलिंगी पादप, ठीक है। अब यहाँ पर परागण की परिभाषा के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पर समझना। हमारे पास ये परागकण है, किसी भी माध्यम से, माध्यम का मतलब होता है कीट द्वारा, हवा द्वारा, जल द्वारा या किसी जंतु द्वारा। ये परागण की विधियां हैं, चार आगे पढ़ेंगे हम कि परागण किन किन विधियों से होता है। तो वायु द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, कीट द्वारा होता है, और जीव जंतुओं के द्वारा होता है। लेकिन 80% पादपों में, 82% पादपों में क्या होता है, परागण की क्रिया कीटों द्वारा ही संपन्न होती है। तो यहाँ पर हम किसी भी माध्यम से, ये परागकण दिख रहा है तुम्हें, ये परागकण है, ये रहे। ये परागकण क्या हो जाते हैं, कहाँ पहुंच गए, वर्तिकाग्र पर। यानी किसी पुष्प के परागकोश से परागकण, परागकोश में क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। परागकोश से परागकण पुष्प की वर्तिकाग्र पर, या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, या अपनी जाति के दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो क्रिया क्या कहलाती है, परागण की क्रिया। यहां पर, यहां से यहां पर पहुंचना भी क्या है हमारे पास, परागण। क्या है, परागण, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है, ये पादप है, पुष्प ये है यहां पर, इसमें हमारे पास यहां पर क्या है, ये परागण है, यहां पर क्या है, परागण। तो ये परागकण यहां पहुंच गए, तो यहां पहुंचना भी क्या कहलाता है, वर्तिक। चाहे एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए,
या एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प पर पहुंच जाते हैं तो क्रिया क्या कहलाती है? परागण की क्रिया। ठीक है, सीधी सी भाषा में ये हो गया कि जब परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो क्या कहलाता है? परागण की क्रिया कहलाती है। इधर तुम्हें देखो ये पुष्प दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये पुष्प दिख रहा है। ठीक है, इस पुष्प में क्या है हमारे पास, यानी इसमें मादा जननांग है, वर्तिका है जो, तो इस पुष्प के परागकण क्या होते हैं? इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर गए। क्या हो गए? इसी पुष्प की वर्तिका पर गिर गए, या फिर हमारे पास दूसरा पादप है, उस दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, वो पादप इसी जाति का होना चाहिए तो क्या कहलाएगा? परागण की क्रिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको समझ गए होंगे। यहाँ पर एक बार इसको मिटाता हूं मैं। उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प पर, या एक पादप के पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प पर, या अपनी जाति के दूसरे पुष्प पर गिर जाते हैं तो क्रिया क्या कहलाती है? परागण की क्रिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको मिटा रहा हूं, फिर हम एक एक बात पढ़ेंगे। पहले परिभाषा लिखता हूं। ये पॉइंट है हमारा, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं अथवा एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण की क्रिया कहलाती है। क्रिया कहलाती है। समझ गए? परागण किसे कहते हैं? जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, या एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर या पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण की क्रिया कहलाती है। ठीक है, ये हमारे पास परागण। अब परागण की क्रिया के लिए एक पुष्प में क्या होना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए? तो इधर देखना, एक तो होना चाहिए इसमें परागकोश। क्या होना चाहिए? परागकोश, परागकण, परागकोश होना चाहिए, परिपक्व परागकण होने चाहिए, वर्तिकाग्र होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वर्तिकाग्र, और माध्यम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माध्यम। माध्यम का मतलब है हमारे पास कि ये परागकण है, ये उड़कर इस वर्तिकाग्र पर आएगा, या किसी से चिपक कर आएगा, या किसी अन्य माध्यम से आएगा। तो माध्यम हमारे पास चार हैं, यहाँ पर हम बता देंगे आपको। मैं बता दूं, यहाँ पर माध्यम में पहला माध्यम आता है हमारे पास, या मैं लिख दूं, एक तो आता है हवा। क्या आता है? हवा, या वायु। क्या आता है? वायु।
दूसरा आता है हमारे पास कीट, क्या आता है कीट। तीसरा हमारे पास माध्यम है वो है जल, और चौथा है हमारे पास जीव जंतु। ठीक है, इन चारों के माध्यम से यानी पराग कोश से परागकण निकलकर कहां पहुंच जाता है, वर्तिकाग्र पर, इस माध्यम से। तो क्या हो जाएगा हमारे पास परागण क्रिया। तो हमें क्या होना चाहिए, यह अनुकूलनता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर इसको मैं मिटा रहा हूं, ये चारों चीजें हमारे पास होनी चाहिए। अब आता है परागण के प्रकार। क्या आता है, परागण के प्रकार। परागण के प्रकार, दो प्रकार का होता है परागण। कितने प्रकार का होता है, दो। एक तो होता है स्वपरागण। क्या होता है, स्वपरागण। और दूसरा होता है हमारे पास क्या, परपरागण। ये दो परागण हो गए, नाम से ही पता चल रहा है, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि जब हमारे पास एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, या उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो क्या कहलाएगा, स्वपरागण। क्या कहलाएगा, स्वपरागण। जैसे हमारे पास एक ऑप्शन तो यह है, हमारे पास एक पादप है, क्या है, पहली बात तो ये हमारे पास क्या है, एक फूल है, ये रहा। इस फूल में हमारे पास इस परागकण या इस परागकोश से परागकण निकलकर इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आ जाएंगे, तो भी ये क्या कहलाएगा, स्वपरागण। दूसरा हमारे पास है, ये पादप है, मान लिया हमने क्या है, पादप है। इस पादप पर हमारे पास क्या है, इधर वाली शाखा पर भी क्या है, पुष्प है, इधर वाली शाखा पर भी क्या है, पुष्प है। जब इस पुष्प के परागकण इस पादप की दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा, स्वपरागण। क्या कहलाएगा, स्वपरागण। ठीक है, यानी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, अथवा एक पादप के पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो क्या कहलाएगा, स्वपरागण। और परपरागण का मतलब क्या है हमारे पास, परपरागण का मतलब है हमारे पास ये दो पादप हैं। कितने पादप हैं, दो पादप। एक पादप ये है, एक पादप ये। लेकिन ध्यान रखना, इन दोनों की जाति क्या है, एक है। मान लिया हमने ये पादप सरसों का है, ये पादप किसका है, सरसों का है। जब इस पादप के परागकण इस पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, यानी पादप दूसरा होगा लेकिन जाति क्या रहेगी, एक रहेगी, तो इसके ऊपर पहुंच जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, परपरागण। क्या कहलाएगा, परपरागण। तो यहां पर हम परपरागण को तो पढ़ेंगे बाद में, और पहला हमारा पॉइंट चलेगा स्वपरागण। क्या चलेगा, स्वपरागण। तो यहां पर मैं स्वपरागण की बात था तुम्हें, यहां लिखते हैं स्वपरागण। क्या रहेगा, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, अथवा एक पादप हमारे पास एक पादप है, उसके ऊपर पुष्प है, और उसी पादप के दूसरे पुष्प पर, ठीक है, अथवा एक पादप के पुष्प से
परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्ती कागर तक पहुंच जाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? तो उसे स्वपरागण की क्रिया कहा जाता है। समझ गए? एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अथवा एक पादप के पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो क्या कहलाता है हमारे पास? स्वपरागण। क्या कहलाता है हमारे पास? ये स्वपरागण। ठीक है। अब इस स्वपरागण के प्रकार हैं दो। क्या है? स्वपरागण के प्रकार। यहां पर देख लो आप, मैंने बता दिया है, इस पुष्प के परागकण इसी पर गिरते हैं तो भी क्या है? स्वपरागण। या एक पादप के पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो क्या कहलाता है? स्वपरागण। ठीक है। लेकिन अब दोनों को हम क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। ठीक है। तो यहां पर इसको मैं मिटा रहा हूं, आप देखना इसमें है अब स्वपरागण के प्रकार। पहले हमने पढ़े थे परागण के प्रकार। परागण के प्रकार में हमारे पास पॉइंट आया था स्वपरागण। अब स्वपरागण के प्रकार हमारे पास क्या है? स्वपरागण की क्रिया के प्रकार। तो यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं मैं, स्वपरागण के प्रकार। क्या है? स्वपरागण के प्रकार। स्वपरागण के दो प्रकार है। कितने प्रकार है हमारे पास? दो प्रकार। पहला हमारे पास इसका भाग है वो है स्वक युग्मन। क्या है? स्वक युग्मन। पहला भाग है हमारे पास स्वक युग्मन, और दूसरा हमारे पास जो प्रकार है वो है सहजाति पुष्प परागण। यहां पर क्या बोलो? पूरा लिख दो यहां पर, सयुग्मक परागण। और दूसरा हमारे पास है वो है सहजाति पुष्प परागण। ये दो हो गए। समझ गए? स्वपरागण के प्रकार है हमारे पास, एक तो है स्वक युग्मन और दूसरा है सहजातीय पुष्प परागण। अब यहां पर नाम से ही पता चल रहा है, इधर देख लेना क्या है। ठीक है। दोनों को मैं एक बार थोड़ा दूर दूर लिख दूं, ठीक रहेगा। पहले ये पढ़ेंगे हम स्वक युग्मन। क्या पढ़ेंगे? स्वक युग्मन क्या होता है इधर देखना। स्वक युग्मन का मतलब होता है स्वयं, यानी एक पुष्प के परागकण होते हैं उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। पहले वाली परिभाषा थी उसको दोनों को आधा आधा कर दो आप। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तो क्या कहलाएगा हमारे पास? स्वक युग्मन। क्या कहलाएगा? स्वक युग्मन। और जब एक पुष्प के परागकण, ठीक है, या एक पादप के पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प पर गिरेंगे तो क्या कहलाएगा? सहजातीय। क्या कहलाएगा? सहजातीय परागकण। तो यहां पर सयुग्मक पढ़ेंगे हम पहले। ठीक है। आप दोनों का अंतर से पढ़ना चाहो तो अंतर से पढ़ लो और वैसे पढ़ना चाहो तो आप वैसे पढ़ लो।
तो हमारे पास है स्वक युग्मन, ये पढ़ेंगे पहले, ठीक है। क्या होगा इसमें ध्यान रखना, ये मैं लिख देता हूं यहां पर, जब एक पुष्प के परागकण, एक पुष्प के परागकण क्या होंगे, उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो उस क्रिया को क्या कहेंगे हम, स्वक युग्मन। स्वक युग्मन की क्रिया कहा जाता है। इसका यदि तुम्हें उदाहरण पूछे तो मटर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। क्या है, मटर, ठीक है। तो उदाहरण लिख दो, जैसे ठीक है, सरसों भी होता है, ऐसी बात नहीं इसमें, लेकिन सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है इसका, मटर। मटर में क्या होता है, उसी पादप के पुष्प के परागण उसी पर गिरते हैं, इसलिए स्व परागण की क्रिया उसमें क्या होती है, सहयुग्मन की क्रिया होती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास था, इसका पॉइंट था जो था सहजाति। क्या था हमारे पास दूसरा भाग इसका, सहजाति पुष्प परागण, ठीक है। इसमें क्या होता है, ध्यान देना इधर, इसमें हुआ था इसी पुष्प के परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, और इस सहजातीय में हो जाएगा कि जब एक पादप के पुष्प के परागकण, क्या, जब एक पादप के पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो क्या कहलाएगा हमारे पास, सहजातीय परागकण। लिखो, जब एक पादप के पुष्प के परागकण क्या होंगे, उसी जाति, यानी पादप तो वही है लेकिन पुष्प क्या हो गया, उसका दूसरा हो गया। जब एक पादप के पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, सहजातीय पुष्प परागण। सहजातीय पुष्प परागण कहा जाता है।
समझ गए? इसके उदाहरण आप लिखना चाहो तो सरसों है, बाजरा है, गेहूं है, मक्का है, अधिकांश पादप इसी में आते हैं। तो उदाहरण लिख दो, जैसे सरसों, मक्का, गेहूं है, दूसरे के ऊपर भी गिर जाते हैं उठ के, ठीक है। ये इसके उदाहरण हो गए आप लोग, यानी कुर्सी पेरी कुल इसमें खूब आता है, मटर वाले में भी हो जाते हैं, खूब इसके उदाहरण है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सहजातीय, ये क्या हो गया, सयुग्मक, ठीक है। अब हमारे पास आगे आएगा कि स्वपरागण है, उसकी क्रिया के लिए एक पुष्प में क्या क्या अनुकूलता होनी चाहिए, क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, लेना चाहो तो। क्या रहेगा पॉइंट, स्वपरागण की क्रिया के लिए अनुकूलन क्या क्या रहेंगे। तो यहां पर हेडिंग डालता हूं, स्वपरागण की क्रिया के लिए अनुकूलन। मोस्ट पॉइंट है, ध्यान रखना, स्वपरागण परागण की क्रिया के लिए अनुकूलन, यानी एक पादप है या पुष्प है, उसमें हम स्वपरागण की क्रिया करवाना चाहते हैं, तो स्वपरागण की क्रिया संपन्न करवाने के लिए उसमें उस पादप या पुष्प में क्या क्या गुण होने चाहिए, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, ये विशेषता हम पढ़ेंगे। तो इसकी मुख्य 3 विशेषता होती है, क्या होती है, 3 विशेषता। पहली इसकी जो विशेषता आती है वो आती है उभयलिंगिता। ध्यान से देखना यहां पर, उभयलिंगिता, ये पॉइंट है, क्या है हमारे पास, पहला पॉइंट है उभयलिंगिता। उभयलिंगिता का मतलब होता है कि हमारे पास ये पुष्प है, इस पुष्प के ऊपर नर एवं मादा जन्नांग दोनों क्या होने चाहिए, उपस्थित। ऐसा पुष्प जिसमें नर या मादा जन्नांग दोनों उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाएगा, हमारे पास उभयलिंगी पुष्प, ठीक है। तो उसमें हमें क्या होना चाहिए, उभयलिंगी पुष्प होना चाहिए। दूसरा हमारे पास देखो, उभयलिंगी पुष्प अलग होता है और उभयलिंगी पादप अलग होता है। मैं यहाँ पर बता रहा हूं क्योंकि मैंने अभी मक्का उदाहरण लिखा था, क्या लिखा था, मक्का पादप। मक्का का जो पादप है उसके पुष्प तो होते हैं क्या, एक लिंगी, क्या होते हैं, एक लिंगी, क्योंकि मक्का के पादप में पुष्प, नर पुष्प तो होता है शीर्षक भाग पर और मादा पुष्प होता है वो कक्षीय भाग में होता है, जहां पर मक्का लगता है ना, भुट्टा बोलते हैं उसे, ठीक है, वो मादा पुष्प में लगता है, समझ गए। तो यहाँ पर हमें कि मक्का का जो पादप है वो तो क्या है, उभयलिंगी है, क्या है, उभयलिंगी, क्योंकि एक ही पादप पर क्या है, नर और मादा दोनों जन्नांग है। तो उभयलिंगी पादप हो चाहे उभयलिंगी क्या हो, पुष्प हो, यदि उभयलिंगी पादप है तो भी क्या होगा, स्वपरागण होगा, और यदि उभयलिंगी पुष्प है तो भी क्या होगा, स्वपरागण होगा। तो हमें क्या होना चाहिए, पहली विशेषता होगी हमारी यही कि पादप कैसा होना चाहिए हमारे पास, उभयलिंगी, या पुष्प भी कैसा होना चाहिए, उभयलिंगी। यदि उभयलिंगी है तो उसमें हमेशा क्या हो सकता है, स्वपरागण की क्रिया हो सकती है। तो यहां लिख दो, स्वपरागण की क्रिया के लिए पादप एवं पुष्प, यानी पादप भी और पुष्प, पादप एवं पुष्प कैसे होने चाहिए, उभयलिंगी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, उभयलिंगी।
होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी विशेषता हो गई। यानी हमारे पास पुष्प हो, चाहे से क्या हो, पादप हो, उभयलिंगी होंगे तो ही क्या होगा, स्वपरागण होगा। यदि हमारे पास उभयलिंगी नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरे पादप पर जाकर गिरेंगे तो क्या हो जाएगा पता है आपको, यानी पर परागण हो जाएगा। इसलिए पहले हमारे पास क्या है कि पुष्प भी, पादप भी क्या होना चाहिए, उभयलिंगी, और पुष्प भी क्या होना चाहिए, उभयलिंगी। इसका उदाहरण पर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिख दो, ये लो मटर है, इसका उदाहरण है। ठीक है, सरसों है, ये भी क्या है, इसका उदाहरण है। और मक्का पादप है, ये भी क्या है, इसका उदाहरण है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ठीक है, उभयलिंगी पुष्प हो गया। दूसरी इसकी हमारे पास जो अनुकूलनता है वो क्या है पता है तुम्हें, समकाल परिपक्वता। क्या है, समकाल परिपक्वता, नाम से ही पता चल रहा है। यानी पुष्प में वर्तिका और जायांग, क्या, वर्तिका, जायांग, पुंकेसर, ये दोनों क्या होने चाहिए, एक साथ परिपक्व होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक साथ परिपक्व। ऐसा नहीं है, इधर देखना, जैसे हमारे पास ये परागकोश है और ये वर्तिका है, तो परागकोश पहले परिपक्व हो जाएगा तो परागकण निकल जाएंगे तो वर्तिकाग्र तक आएंगे ही नहीं। ठीक है, इसलिए क्या होना चाहिए, वर्तिका और परागकोश, परागकण, इनमें एक साथ क्या आनी चाहिए, परिपक्वता आनी चाहिए। अलग अलग समय नहीं, एक ही समय में परागकोश परिपक्व होना चाहिए, और जब परागकोश परिपक्व हो उसी समय क्या होना चाहिए, वर्तिकाग्र भी क्या होनी चाहिए, परिपक्व। ठीक है, तो यहां पर लिख दो इसमें, नर एवं मादा जन्नांग, नर एवं मादा जन्नांग एक साथ परिपक्व होने चाहिए, परिपक्व होने चाहिए। समझ गए होंगे, यानी नर पुष्प, यानी हमारे पास फूल है, उसका नर जन्नांग भी और मादा जन्नांग दोनों क्या होने चाहिए, एक साथ, एक ही समय में क्या होने चाहिए, परिपक्व। यदि अलग अलग समय में परिपक्व होगी तो स्वपरागण क्रिया नहीं होगी, पर परागण क्रिया होगी। इसलिए स्वपरागण क्रिया करने के लिए क्या करना है हमें, यानी दोनों एक साथ क्या होने चाहिए, परिपक्व होने चाहिए। यहाँ पर आप लिखो कैसे, क्योंकि परागकण और वर्तिकाग्र क्या होने चाहिए, एक साथ। उदाहरण लिखना चाहो इसका तो हमारे पास है, एक तो पादप का नाम सदाबहार पादप होते हैं, ये ऐसे ही है, सदाबहार पादप है। दूसरा हमारे पास गुलबास पादप है, मीराबिलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीराबिलस। ये पादप, इन दोनों पादपों में क्या होता है, समकाल परिपक्वता आती है, यानी एक साथ ही क्या होते हैं, वर्तिकाग्र और परागकण क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। तीसरी हमारी इसकी जो विशेषता है जो है क्या, अनउन्मूल्यता। क्या होता है, अनउन्मूल्यता। इसको देखो ध्यान से पढ़ना, ये बहुत मोस्ट पर्सन, इसको मोस्ट लगा लेना, परीक्षा में पूछता है ये।